मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरसीसी के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके डिप्लोमा एग्जाम्स हैं उनके लिए मैंने सेलेक्ट करके बनाया। हालांकि ये क्वेश्चंस जेई में आए हुए ही हैं, लेकिन मैं उनको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और थोड़ा सा ऊपर भी समझ के चलेंगे तो नीचे की चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आप इस पर मत जाइएगा कि क्वेश्चन सर मैंने स्कैन करके इसलिए लिया कि टाइप करवाने में इंटरफेस अच्छा बनाने में टाइम लगेगा। उनका कोई मतलब नहीं है। आप बस सिंपल सा देखिए, जैसा आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए वो क्लियर दिख रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। मैंने एक हिंदी और इंग्लिश की बुक से ही यूथ कंपटीशन या किसी और बुक से इसको बनाया गया है इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है। मतलब लगभग जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी, और लगभग मतलब जो कह सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें, इजी टू मॉडरेट जिसको कहेंगे, वो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और मेरा यकीन मानिए कि बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन पाएंगे आप इन चीज़ों का। दूसरी चीज़, लैंग्वेज बहुत ही सटीक रहेगी। लैंग्वेज का इशू ये है कि आपने, जैसे अगर मैं खुद से टाइप कराता तो क्वेश्चन शायद बोर्ड की जो लैंग्वेज होती उससे अलग हो सकती थी। इसलिए क्वेश्चंस हमने वही लिए हैं जो एग्ज़ाम्स कराती हैं कंपनियां, उनके ही क्वेश्चन उठाना ज़्यादा बेटर रहता है। अपनी लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। लेकिन बोर्ड जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्वेश्चन को आसान भाषा में बिल्कुल नहीं लिखता है, वो कई बार ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स यूज करता है। तो मैं क्वेश्चन जानबूझ के एग्जाम्स के क्यों उठाता हूँ? पहली बात कि हम लोग उसी लैंग्वेज के लिए फेमिलियर हो पाएँ। दूसरा चीज़ कि अपने से क्रिएटिविटी दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने खुद से बना दिए, हम बहुत बड़े 30 मार्क खाएंगे, क्योंकि पेपर हमको नहीं बनाना है। पेपर कोई ना कोई पेपर सेट करने वाली कंपनी ही बनाती है। ठीक है ना। तो हम लोग स्टैंडर्ड पेपर को समझते जाते हैं और आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर को मत काउंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन डेली आपको कोशिश करूंगा कि मतलब एक एक लेक्चर में करा पाऊँ। आप अगर एक सब्जेक्ट से ठीक ठाक 200-250-300 क्वेश्चन अगर आप कर जाते हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट वाइज भी वैरी करता है, जितना बड़ा सब्जेक्ट उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें से देखना पड़ेगा, तो आप लगभग पॉइंट को कवर कर जाएंगे। अगर आपने अभी तक आरसीसी नहीं भी पढ़ा है, मतलब कोर्स कई लोग ले लिए हैं जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो तो जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ें। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, टाइम कम है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव का बैच है। इसके लिए क्या करेंगे, अपना मतलब कंटिन्यू करके पढ़ाई कर सकते हैं इससे अच्छे तरीके से। ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो दिखा रहा है वो कह रहा है द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलर रेशियो। मतलब मॉडुलर रेशियो क्या होता है और क्रीप पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझेंगे कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है। एम को हमने दिखाया था मॉडुलर रेशियो से, विच वाज नथिंग बट ई एस अपॉन ई सी। मॉडुलर रेशियो क्या था? ई एस अपॉन ई सी था। याद करिए ज़रा आप इससे इस तरीके से। ई एस मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था। अब जेई पढ़ाता तो मैं आपको इसके बहुत डिटेल में जाता उस टाइम, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बोला था। लेकिन अब क्या करना, ऑब्जेक्टिव आ गया तो थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। ई एस जो होता है वो होता है आपका स्टील का यंग मॉडुलस, जबकि कंक्रीट का यंग मॉडुलस इसी होता है। देखिए स्टील का यंग मॉडुलस ना समय के साथ बदलता नहीं है, लेकिन कंक्रीट का जो ईसी होता है वो टाइम के साथ बदलता है। इसी के साथ एक इसका भाई होता है ईएल। ईसी को कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस और ईएल को कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। अब इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में क्या संबंध है? हम लोग जो एम को ले रहे हैं, मॉडुलर रेशियो जो एम आपका है वो एम ई एस अपॉन, देखिए ई एस क्या है स्टील में मॉडुलर रेशियो, सॉरी स्टील का यंग मॉडुलस, और नीचे है कंक्रीट का यंग मॉडुलस। तो कंक्रीट का यंग मॉडुलस अगर आप शुरू का लेते हैं, मतलब कंक्रीट बनाई गई उस समय का लेते हैं, तब तो वो इसी होगा। लेकिन जो बाद का लेते हैं, यानी क्रीप, समय के साथ क्या बढ़ता है, क्रीप बढ़ता है। अब क्रीप क्या होता है? तो क्रीप जानिए, लगातार किसी चीज़ पर अगर लोड लगा हो तो समय के साथ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगती है। जब सोम पढ़ाए थे मैंने तो क्रीप के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो क्रीप से ईएल जो होता है कुछ इस तरह से संबंधित है कि इसको ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, कि एक फॉर्मूला है क्या हम लोग का, कि जो ईएल है, ईएल वो है ई सी अपॉन 1+थीटा। अब ये कहाँ से आया? ये संबंध बताया गया है आपके डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में। अभी तक तो नहीं आता था लेकिन अब चांसेस हैं। तो ई एल इज इक्वल टू ई सी अपॉन 1+थीटा। यहाँ थीटा जो आपका है, ये थीटा जो है वो है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट का मतलब होता है कि समय के साथ जो क्रीप होती है उसका कोफिशिएंट है। ध्यान रखिएगा,
आपको इससे क्या पता चला, इसी की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 है और नीचे जो है थीटा की वैल्यू 1 हो गई, सपोज 1 हो गई, थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। अब ये आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा, जबकि जेई में वैल्यू भी पूछता है कि कितने दिन पर क्रीप कोफिशिएंट की क्या वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर देखिएगा जो थीटा की वैल्यू है वो समय के जो भी रहेगी, अगर कुछ भी थीटा की वैल्यू रहेगी तो एक चीज़ तो क्लियर है, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ईएल होगा वो कम होगा किससे, ईसी से। यानी थीटा की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ईएल जो होगा वो ईसी से कम होगा। तो इस तरह से अगर सोचा जाए कि शुरुआत में जो एम होता है, एम जो कि ईएस अपॉन ईसी होता है, अगर ये ईसी रहेगा तो एम कम होगा। लेकिन अगर अगर ईसी की जगह पर समय बढ़ा और क्रीप होने लगा तो यही ईसी ईएल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ईसी से घटते हुए ये ईएल होगा। तो जब अगर ये घट रहा है, यहाँ से ये पूरा नीचे वाला पोर्शन अगर घटता है समय के साथ, तो फिर एम क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही ना। मतलब कहाँ से समझे हम लोग, सबसे पहले कि हमने देखा कि ईसी और अपॉन 1 प्लस थीटा ये संबंध है। हमें इस संबंध से ये पता चला ईएल हमेशा ईसी से कम होगा, तो ये ईएल ईसी से कम होगा। तो अगर हम ईसी की जगह पर यहाँ पर ईएल रखते हैं तो एम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। और ईएल क्यों आया, क्रीप के कारण। तो इसका अर्थ समझिए इस क्वेश्चन को, द इफेक्ट ऑफ क्रीप, मतलब क्रीप का क्या असर पड़ता है मॉडुलर रेशियो पे। मॉडुलर रेशियो क्या होता है इसका, मॉडुलर रेशियो क्या होता है, बढ़ता है, यानी मॉडुलर रेशियो इंक्रीजेज। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने जो बातें आपको बताई। अगर पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं तो रट के खाली रहिए कि मॉडुलर रेशियो कैसे बढ़ता है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट। देखिए किसी भी चीज़ पर या मटेरियल पर जब लोड लगाया जाता है तो उसको फेल होने तक लोड लगा के उसकी स्ट्रेंथ जानी जाती है। तो हर पदार्थ का जो रप्चर होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे स्टील वगैरह है तो उसको चेक जो किया जाता है, स्टील वगैरह को वो किस में किया जाता है चेक, वो किया जाता है किस में, टेंसाइल में। जबकि कंक्रीट जो है उसका मुख्य जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसलिए इसका जो रप्चर स्ट्रेंथ है वो किस में मापा जाता है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ में। बात समझ में आ रही ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। कंक्रीट का जो भंजन मापांक, भंजन मापांक का मतलब जिस पर वो फेल हो जाती है, उसका रप्चर हो जाता है, वो कैसे, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है या डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि स्टैंडर्ड क्यूब्स ऑफ ए कंक्रीट मिक्स आर टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज द ऑब्जर्व टू बी 36 MPa अप्रॉक्सीमेट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। देखिए कंक्रीट के अंदर ना, जब भी कंक्रीट पर लोड लगता है तो अगर कंक्रीट का ऐसा कोई जैसे ब्लॉक है, जो आप जानते हैं कि कंक्रीट पर क्यूब टेस्ट किया जाता है। क्यूब टेस्ट का मतलब होता है ये क्यूब हुआ, क्यूब पर आपने क्या किया, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे दोनों तरफ से इस पर क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। लोड लगने पर ये क्यूब क्या होता है, टूट जाता है ना। तो ये कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताया। जबकि अगर इसी को इस तरह से ना करके ऐसे खींचा जाए ऊपर की तरफ तो ये तनाव बल हो जाएगा। तो खींचने और दबाने के अलावा हम लोग ये भी कर सकते थे कि कंक्रीट का ऐसा कोई घन बना करके कंक्रीट का ऐसा कोई, ध्यान समझिएगा, कंक्रीट का ऐसा कोई घन बना करके इस पर लोड ऊपर से लगाते, ऐसे जगह जगह पे ऐसे इस पर से लोड लगाते। अब लोड लगाने पर होता ये कि अगर ये ऐसे सपोज करिए किसी दीवार वगैरह पे ऐसे टिका हुआ है, दोनों तरफ से ऐसे सपोज करिए टिका हुआ है इस टाइप से, एक सेकंड, ये अगर यहाँ पे ऐसे टिका हुआ है सपोज करिए ऐसे, तो इस पर लोड लगने पे ये ऐसे मुड़ता है, ये ऐसे क्या करता है, मुड़ता है। तो मुड़ने में जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ये इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कहलाती है। मुड़ने में जो इसकी स्ट्रेंथ होती है इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो फ्लेक्चरल के कारण ये यहीं पे क्या करती है, तनाव के कारण क्रैक कर जाती है। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ और कंप्रेशन स्ट्रेंथ में जो कंक्रीट कंप्रेशन में जितनी मजबूत होती है फ्लेक्चरल में भी उतनी ही मजबूत होती है। तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ और कंप्रेशन, जैसे मान लीजिए हम ये जान लें कि इनके अंदर, इसके अंदर इतनी शक्ति है तो इतना काम करेगा। इस तरह अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ कंक्रीट का पता हो तो उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ अपने आप बताई जा सकती है। तो एक चीज़ जान लीजिए, इन दोनों में जो संबंध होता है वो संबंध क्या है, तो वो संबंध होता है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ F
सी आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एक सेकेंड, वो होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, संबंध बताता है, किसके किसके बीच में, फ्लेक्जरल में और कंप्रेशन में। तो ये आपका जो है यहाँ पे, ये इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ यहाँ रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, तो हमें कितना दिया, M36 दिया, देखिए यहाँ पर दिया कि 36 ग्रेड का कंक्रीट है, ऐसा कोई ग्रेड नहीं है, लेकिन इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे है। तो हम लोग FCR की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे FCR की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.7 अंडर रूट क्या लिखेंगे, 36 को बाहर निकालेंगे, 6×7=42, यानी 4.2 आ गया आपका क्या, इसका फ्लेक्जरल स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा है, 4.2, बी वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इस पूरे PDF का टिक लगा हुआ, निशान लगा हुआ पेपर आपको मिल जाएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पूरा। ये अभी यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अगर ज़्यादा शेयर होगा तो मैं फ्री ही रखूँगा। अगर आप भाई कुछ ही लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं इसको पेड करूँगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए फटाक से ज़्यादा लोगों तक, और सबका हेल्प होता जाए, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ दिस। अब इलास्टिक मॉडुलस आप जानते हैं कंक्रीट का, जो इलास्टिक मॉडुलस मैंने शुरू में जब पढ़ाया था कंक्रीट तभी बताया था, इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। और ये कौन से कोड के अकॉर्डिंग होता है, ये कौन से कोड में है, IS 456 2000 में। जबकि यही 1978 का जब कोड होता था तो यही 5000 की जगह क्या होता था, 5700, और अंडर रूट क्या हो जाता था, अंडर रूट एफ सी के हो जाता था। बात समझ आ रही है ना, 5700 अंडर रूट एफ सी के। तो अभी हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, 5000 अंडर रूट एफ सी के वाला। तो यहाँ पर इसका बोला है क्या हम लोगों को, देखिए यहाँ पर बोला है कि इलास्टिक मॉडुलस कितना होगा, जबकि इसका 25 MPa क्या है, स्ट्रेंथ है। तो 5000 का, और ये 25 को अंडर रूट में लेना है, यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो इसका ES होगा, सॉरी कंक्रीट का EC होगा, वो होता है 5000, और अंडर रूट क्या लिख देंगे हम लोग, 25। तो 25,000 क्या हो जाएगा इसका, EC का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, EC का वैल्यू कितना हो रहा है, 25,000। बात समझ में आ रही है। नीचे एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट। M15 ग्रेड की कंक्रीट का करे, अरे भैया ये M के आगे जो 15 लिखा है, M तो मिक्स को दिखाता है, लेकिन ये 15 इसकी क्या दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, न्यूटन पर स्क्वायर mm में। तो इसी तरह जो ये क्वेश्चन बहुत बकवास है, न्यूटन पर स्क्वायर, अच्छा देखिए सब 15 है, 150 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि 15 न्यूटन पर स्क्वायर mm वही है। बाकी सब में देखिए यूनिट चेंज है, न्यूटन पर स्क्वायर mm में होगा तभी, अगर केजी में है तो फिर वो 150 हो जाएगा, केजी में है तो वही 150 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या है आपका, कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिप्लोमा के बस के बाहर है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर FT FCK प्लस 1.65 सिग्मा डी, और सिग्मा डी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बारे में आपको बता दूं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। ध्यान समझिएगा कि जब भी किसी कंक्रीट के ब्लॉक पर टेस्ट किया जाता है तो 3-4 ब्लॉक हम लोग लेते हैं, और हर ब्लॉक की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। तो भैया एक टारगेट स्ट्रेंथ होती है जो एवरेज के कंपेयर में हम लोग कंपेयर करके उसको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये फार्मूला फिलहाल आपको याद रखना। देखिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बोलूँगा ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है अलग अलग ग्रेड के लिए, और इसके बीच में जो ग्राफ बनता है, ग्राफ का मतलब है, ये सपोज करिए एक ग्राफ बना है, तो ग्राफ में देखिए अगर हम लोग सैंपल की बात करें तो ज़्यादातर, अगर इधर हम लोग परसेंटेज सैंपल दिखाएं और इधर स्ट्रेंथ को दिखाएं, तो इस ग्राफ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द सैंपल इस स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, और इसको कहते हैं मीन स्ट्रेंथ या टारगेट स्ट्रेंथ। इसको हम लोग कहते हैं मीन स्ट्रेंथ या टारगेट स्ट्रेंथ। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर वो हैं जो 5%, जाने दीजिए ये ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप बस फार्मूला याद रखिए, कभी जेई की क्लास में मिलेंगे तो बहुत अच्छे से कहेंगे सर यही वाला छोड़ क्यों दे रहे, छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्त, बस इतना जान लो कि ये तुम्हारे थोड़ा सा लेवल से ऊपर हो जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा,
इसका सीधे फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला होता है टारगेट स्ट्रेंथ और इसमें जो संबंध होता है एफ टी इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा डी। ठीक है ना, ये संबंध याद रखिए, इसके बारे में फिर कभी भविष्य में बात करेंगे। मैंने आंसर लगा हुआ कई सारा क्वेश्चन लिया, कई सारे में आंसर नहीं रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए क्या होता है। अगर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कौन से कोड से हम लोग पढ़ते हैं? IS 456 2000 की कोई और कोड है क्या? यही तो कोड है हम लोग का, IS 456 2000। 2000 क्या 1978 भी हो सकता है। IS 875 दूसरा, IS 800 स्टील का है। तो हम लोग का जो भी प्लेन और इसका है वो दोनों ही हम लोग किस में डिस्कस करते हैं? 456 में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेटेड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, फिर वही FCR की वैल्यू पूछ रहा है। नीचे सीधे फॉर्मूला लगा करके आप लोगों को बताया FCR 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अब 25 दिया तो 5 7 35 यानी 3.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। द कैरेक्टराइटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट, जब M30 का कंक्रीट है तो उसका कैरेक्टराइटिक स्ट्रेंथ कितना रहेगा? जब M30 का कंक्रीट है तो उसका कैरेक्टराइटिक स्ट्रेंथ 30 न्यूटन पर स्क्वायर mm। न्यूटन पर स्क्वायर mm बराबर होता है मेगा पास्कल के, इसलिए चाहे उसको न्यूटन पर स्क्वायर mm कहें चाहे मेगा पास्कल कहें, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, अरे M30 मतलब 30 उसका स्ट्रेंथ बता रहा है, M उसको मिक्स को बता रहा है। आगे कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एज पर IS 456/2000 एक्चुअल मेजर्स वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सी मे बी फ्रॉम 5000 FCK विथ यूजुअल नोटेशन। अब इसमें कह रहा है कि हम लोग, चाहे हिंदी वाले लोग हिंदी भी पढ़ लें, भारतीय मानक संहिता IS, अच्छा मैं इंग्लिश केवल बोल रहा हूँ तो वही इसको थोड़ा सा हिंदी सामने है, आप पढ़ते रहिए। कह रहा है कि जब हम लोग ES की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ES मतलब हम लोग जब ES की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ऐसे, तो ES जनरली कितना होगा? अरे भाई कंक्रीट का यंग मॉडुलस है, तो उसका एक मोटा, सॉरी EC की बात मैं कर रहा हूँ, ES नहीं, EC की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग EC कैलकुलेट करते हैं ऐसे, EC तो होता है 5000 अंडर रूट FCK। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, इतना एग्जैक्ट थोड़ी होता है, लगभग में कोड बताता है। इसमें इसमें 20% तक का वेरिएशन हो सकता है, 20% तक का वेरिएशन क्या हो सकता है? हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ 1/5 के, कोई भी चीज़ मतलब जो कंक्रीट का यंग मॉडुलस है वो फार्मूला से 20% तक इधर उधर वेरी, प्लस माइनस 20% क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। हमने जैसे निकाला यहाँ पे कि 5000 अंडर रूट FCK होगा उसका वैल्यू, तो 5000 FCK आपने रखा, उसमें 25 तो वो पता चला 25,000 हो गया, तो 25,000 में से एक्चुअली 25,000 ना होके वो 20,000 से 30,000 के बीच में वैल्यू करेगा। मतलब 25,000 से 20% बढ़ भी सकता है, 20% घट भी सकता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये हिसाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों का ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगला कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि आपका जो होता है कॉन्क्रीट का ग्रेड, उसको बांटा गया है, वो M20 तक जो होता है, M20 तक वो ऑर्डिनरी ग्रेड होता है, मतलब सामान्य ग्रेड है जो कहीं भी यूज किया जा सके, ऑर्डिनरी ग्रेड की कंक्रीट। M25 से लेकर के M25 से लेकर के M55 तक 7 स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं। मतलब M25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, ये पूरे मिला के लगभग 7 ग्रेड होंगे यहाँ से यहाँ तक। ये स्टैंडर्ड ग्रेड है। ये कौन से हैं? ये वाले ऑर्डिनरी। ये कौन से हैं यहाँ से यहाँ तक? स्टैंडर्ड। और M55 से लेके उसके ऊपर तक के जो जितने होते हैं वो पूरे क्या होते हैं? हाई ग्रेड की कंक्रीट होती है। तो हम लोगों से पूछा क्या है? हम लोगों से पूछा है अकॉर्डिंग टू IS 450 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू। नॉमिनल मतलब वही ऑर्डिनरी कंक्रीट कितने तक बनाया जा सकता है? जाहिर सी बात है या वो बनाया जा सकता है M20 तक, उसके बाद 25 से 55 स्टैंडर्ड ग्रेड होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर Fe415। Fe415 जब बोली रहा तो ये इसका जानते ही हैं, जो 415 होता है यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये 415 असल में Fy यानी यील्ड स्ट्रेंथ को ही बताता है, यानी इतने पर स्टील की यील्डिंग क्या होती है? शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर वही होगा 415 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर स्क्वायर mm। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि द मॉडुलर रेशियो M ऑफ कंक्रीट व्हिच परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी सिग्मा CBC
को इसने जैसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा सीवीसी, ये उसी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या बोल रहा है, सी दिखाया है। तो होता फार्मूला है 280/3 सिग्मा सीवीसी, होता है 280/3 सिग्मा सीवीसी। तो सिग्मा सीवीसी की जगह क्या यूज कर दिया, सी। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, 280/3 सिग्मा सीवीसी की जगह सी लिख दिया है, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही ना। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, IS 456 रिकमेंड्स, मतलब जो IS 456 होता है वो क्या रिकमेंड करता है, वो रिकमेंड करता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन को, अभिकल्पन की कार्यकारी प्रतिबल विधि को, यानी हिंदी में भी बोल रहा हूँ इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। यानी IS 456 देखिए दो मेथड को बताता है। हमने जब शुरुआत की थी, आपको याद करिए लेक्चर अगर आपने सुना होगा तो वर्किंग पूरा पढ़े, बीच में आ गया था अल्टीमेट, लेकिन इसको मॉडिफाई करके कौन बना दिया गया, लिमिट। यानी IS 456 में अब इस समय फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके कौन बना दिया गया, लिमिट स्टेट मेथड। यानी आंसर होगा आपका बोथ ए एंड सी, यानी ए और सी दोनों ही आंसर होंगे। यानी 456 2000 से WSM भी होता है, LSM भी होता है। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर LSM अच्छा है कि WSM। बंधु अच्छा नहीं है, आप अच्छे हैं कि आपके भाई, गलत क्वेश्चन है ना। ये है कि कौन किस में अच्छा है। तो इस तरह से LSM हल्की संरचनाओं के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ पर भारी संरचनाएं बनानी होती हैं वहाँ आज भी WSM का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इन ए टेंशन HYSD ग्रेड 415। अरे 415 ग्रेड में कितना क्या कह रहा है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो बिल्कुल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब, परमिसिबल का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्किंग के बाद परमिसिबल की बात कर रहा है दोस्त। परमिसिबल का मतलब समझो ध्यान से, यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए इसमें 190 है, 230 है, 250 और फिर आपका 415 इल्ड है। 415 जो है वो आपका इल्ड है। तो आप एक चीज़ वर्किंग वगैरह आप न्यूमेरिकल वगैरह लगाए होंगे तो आप जानते होंगे कि FY जो होता है इल्ड होता है, और 415 की स्टील के लिए ये खुद भी 415। लेकिन इससे पूछ किसको रहा है, सिग्मा ST को। तो सिग्मा ST जो होगा वो 415 वाली के लिए कितना होता है, 230 होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 230 न्यूटन पर स्क्वायर mm, ठीक है ना। यही स्टील 250 की होती तो, 250 ग्रेड की स्टील होती तो उसका जो वर्किंग होता वो 140 होता। बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगला देखिएगा, ट्विस्टेड बार हैज अबाउट मोर इल्ड स्ट्रेंथ। मतलब एक चीज़ देखिए, इसका आंसर आप मैथमेटिकली खोजेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिए जब बार्स जो होती हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है तो उनकी इल्ड स्ट्रेंथ, जैसे एक 250 है ये वाली माइल्ड वाली, ट्विस्ट करके जब बनाया गया तो ये 415 हो गया। मतलब इसके बीच में एक 350 वाली भी होती है। तो एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी प्लेन बार को ट्विस्ट किया जाता है तो उसकी इल्ड स्ट्रेंथ लगभग 50% तक बढ़ जाती है, लगभग 50% तक बढ़ जाती है। इसको डेटा है, याद करके खाली रहिएगा। मतलब लगभग 50% तक इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। किसकी, आपसे। देखिए अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो मटेरियल का ही पढ़ रहे हैं, केवल कंक्रीट और स्टील का। इसके बाद हम लोग पूरा जितना भी टॉपिक आरसीसी में है सबका 1 बाय 1 देखेंगे, और लगभग इतने क्वेश्चन कर जाएंगे कि आरसीसी लगभग आपको नहीं पड़ती हुई। और हम ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। अभी तो डेटा है, लेकिन कई बार ऐसा आएगा तो मैं एक एक क्वेश्चन को 5-5 10-10 मिनट एलेबोरेट करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सही से तैयार करने का मतलब 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसका आंसर 50% हो जाएगा, मतलब और बॉन्ड स्ट्रेंथ 60% बढ़ जाती है। इसको देखिएगा, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जब लिमिट स्टेट पढ़ाना शुरू किए थे, वर्किंग स्ट्रेस में कंक्रीट के लिए 3 लिया जाता था और स्टील के लिए 1.78 लिया जाता था। ये दोनों चीज़ें मैंने बता रखी थी WSM में, जबकि ये दोनों फैक्टर ऑफ सेफ्टी थे। जबकि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कंक्रीट का हो गया 1.5 और स्टील का जो हो गया वो 1.15 हो गया। ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील और कंक्रीट के लिए। पूछा किसका है, कह रहा कि द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, केवल कंक्रीट के लिए है। लेकिन ऑप्शन में केवल कंक्रीट नहीं है, स्टील भी दिखा रहा है साथ साथ। तो यही सब धोखा होता है क्वेश्चन में, या तो ये गलत छपा हुआ है क्वेश्चन, या तो इसमें किताब वाले ने प्रिंट करते समय गलत दे दिया था। तो आंसर खैर यही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कंक्रीट का पूछा है, और कंक्रीट में अब देखिए गड़बड़ यह है कि पार्शियल के हिसाब में दोनों पार्शियल है, ये 1.5 है, 1.15 है। और अगर बी वाला ऑप्शन देखें तो 1.5 जरूर है, लेकिन वो कंक्रीट का है, 1.78 स्टील का वो WSM का है। ये 1.78 जो दिया हुआ है ये WSM का है। इसमें दोनों ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं,
लेकिन दोनों ही एलएसएम के हैं। इसमें ये कंक्रीट का तो ठीक है, लेकिन ये स्टील वाला क्या है, गड़बड़ है। तो इस वजह से इसका हिसाब किताब ये रहा। अगला देखिएगा, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, किसकी डक्टिलिटी सबसे सबसे ज़्यादा किसको खींचा जा सकता है। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूँ, बहुत सिंपल सी बात। जितना ही कार्बन की मात्रा बढ़ती है लोहे में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो उतना ही हार्ड टू पेनेट्रेट और पत्थर जैसा होता जाएगा। कार्बन की मात्रा बढ़ने का मतलब उसका पत्थर जैसा होते जाना। तो पत्थर जैसा जब होता जाएगा तो उसके अंदर से डक्टिलिटी खत्म होगी। तो हमें ऐसा पत्थर चूज करना है जिसमें कार्बन बहुत कम हो, और वो पत्थर होता है सबसे कम कार्बन वाला, वो होता है रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा केवल और केवल 0.15% से भी क्या होती है, कम होती है। 0.15% से भी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है ना। अब अगर ज़्यादा का मतलब इन चारों में ज़्यादा, ये नहीं कि सबसे ज़्यादा दुनिया का डक्टाइल मटेरियल है, बल्कि सोना इससे ज़्यादा डक्टाइल है। लेकिन जितना ऑप्शन दिया है उसमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल रॉट आयरन है, ठीक है ना। अब इसमें अच्छा, इसी क्वेश्चन को बदल के देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट बढ़ने पर तब तो खतरा बढ़ता रहता है, मतलब वो एकदम ब्रिटल होता जाएगा। लेकिन कार्बन कंटेंट सबसे कम जिसमें रहेगा उसको कहते हैं रॉट आयरन, और उसकी डक्टिलिटी सबसे हाई होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइल्ड स्टील हैज यंग्स मॉडुलस ऑफ। माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस देखिए, कई बार स्टील आरसीसी का पढ़ाते समय वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर mm होता है। ये ध्यान रखिए कि पर स्क्वायर mm होता है। अब यहाँ पे 2 पर 5 जीरो लगाना है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वैरी करता है। ये एक्चुअली करता क्या है, ये होता है 1.95 से लेकर के 2.15 तक × 10⁵। तो अब ये दो इसके बीच का हम लोग जनरल ले लेते हैं, लेकिन इससे इसके बीच में वेरी करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसको कौन सा आंसर लगाएं। तो भाई जो न्यूटन में दिया है उसको आप केजी में बदलिए। ये जो न्यूटन है उसको केजी में बदलेंगे तो 10 से भाग दे देंगे, यानी हो जाएगा 2 × 10⁴, यानी लगभग 2 पर 4 जीरो लगाए, और ये हो जाएगा केजी पर स्क्वायर mm। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पर स्क्वायर mm में होगा। तो यानी 20,000 कहें या ध्यान रखिएगा 21,000 कहें, बात दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिखा रहा है, कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें दिखा रहा है? तो इसमें सारे ही ऑप्शन क्या है आपके, गलत हैं। 2100 नहीं, बल्कि अगर ये 21,000 होता तो ये वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन ऑप्शन ही गलत दिया था, एग्जाम में जब आया था तो ऑप्शन ही इसके क्या दिए थे, गलत दिए थे। लेकिन नियरेस्ट सही आंसर यही है, बाकी सब ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अब इसको ये जो 21 वाला दिख रहा है वो भी 2100 है, लेकिन वो पर स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर स्क्वायर मिलीमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन डी है, उसी को लगाएंगे। भले ही वो गलत है, लेकिन सब जब भी एग्जाम में आता है ना तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ गलत होते हैं। तो ये मत बताइएगा आके कि मेरी गलत है, जो नियरेस्ट रहे उसको लगा करके निकल जाइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ। किसी चीज़ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अरे भैया, कोई भी चीज़ पर मान लीजिए वो झेल सकता है, वो जो झेल सकता है बल अधिकतम, वो उसका क्या है, अधिकतम बल। जो कोई किसी भी मटेरियल पे बल लगाइए तो अधिकतम जो बल झेल सकता है वो उसका इल्डिंग होने से पहले तक का बल है। इल्ड कहें या रप्चर कहें, तो इल्डिंग से पहले का बल जो है, और अच्छा कोई चीज़ लोहा है, 415 झेल रहा था, दिए 230, क्यों दिए? क्योंकि 415 से कम देना है। तो इसी तरीके से इल्ड जो आए उसमें हम लोग सीधे किससे डिवाइड करते हैं, वर्किंग से। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं कि वर्किंग निकालने के लिए, वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए इल्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है। इल्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इधर भेजें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर इल्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। इल्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा किसके लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। इल्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगला करा कि फॉर M150 ग्रेड, यहाँ पर 150 का मतलब केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है। अगर न्यूटन में देखते तो ये होता कितना, M15। ग्रेड कंक्रीट 1:2:4 उसका रेशियो होता है। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फैक्टर कितना होगा इसके लिए? भैया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब हम Q की वैल्यू बता रहे थे, क्या
क्यू की वैल्यू, अच्छा इसी ग्रेड से निकल भी नहीं पाएगा। अगर क्यू की वैल्यू बात करें तो ये था हाफ सिग्मा सी वी सी इंटू x1 इंटू J1। इस पूरे को हमने रखा था क्यू के बराबर, तो क्यू बी डी स्क्वायर का वैल्यू मोमेंट से निकाल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर स्टील का ग्रेड मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में। स्टील का ग्रेड जाने बिना यहाँ से x1 और J1 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसलिए आराम से इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिएगा अगला क्या कह रहा है कि इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल्ड एट। जब भी कोई स्लैब वगैरह, अभी स्लैब पढ़ाएंगे तो बताएंगे पूरा डिटेल में। अगर आप नहीं देख रहे, देखिए इन सब को पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन डिटेल लेक्चर जरूर पढ़ लो दोस्त। जैसे ही डिटेल लेक्चर पढ़ोगे ना, ये चीज़ें हवा हो जाती हैं। तो एक चीज़ होना, जब भी कोई स्लैब ऐसे बिछाई जाती है, प्लान है, स्लैब ऐसे बिछाई जाती है तो ऐसे छड़ें जाती हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऊपर जाके ऐसे मोड़ दी जाती हैं, ऐसे जाके ऐसे मोड़ दी जाती हैं। यानी छड़ें जो हैं कुछ इस टाइप से उठा के मोड़ी जाती हैं। इनका काम क्या होता है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करती हैं, और इसका दूसरा मेन काम क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ के रूप में भी किनारे पर काम करती हैं। अब ये इसके लिए हम लोग देख रहे थे कि हिसाब किताब कि ये कितनी दूरी पर मोड़ी जाती हैं। कितनी दूरी का मतलब होता है, ये स्पैन इसका जो है यहाँ पे, ये इसका स्पैन है, स्पैन से कितनी दूरी पर। हिसाब किताब अगर साइड से देखें तो यहाँ किनारे से लगे लगे, यहाँ इस किनारे से ये जो दूरी है वो लगभग जो होती है वो L/7 पर मोड़ दिया जाता है। मतलब छड़ों को किनारे से L/7 की दूरी पर क्या करना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/7 ऑफ द स्पैन। स्पैन मतलब एल, एल के 7वें हिस्से से क्या किया जाएगा, इसको मोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर कितना होता है। अरे भैया आप ये बात बताइए, इफेक्टिव कवर कैसे निकलेगा। यहाँ पे समझिएगा, ये रहा आपका बीम, ये रही आपकी बीम, ज़रा समझिएगा ज़रा यहाँ पे। अब आप मान लीजिए इसमें लगा दिए, यहाँ पर आपने लगा दिए, यहाँ पर आपने लगा दी ऐसे छड़े, ठीक है ना। अब ये छड़ है और आपकी जो प्रभावी गहराई है वो कहाँ तक रहेगी, तो आप ये बताइए इसके यहाँ छड़ के सेंटर से यहाँ ऊपर तक की कुल गहराई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ये पूरी, यही तो इफेक्टिव होगी। तो भैया ये कैसे निकलेगा, आप इसको पूछा क्या है, तो कवर अगर केवल जानना है तो क्लियर कवर कहाँ तक होता है। अगर आप इसको ऐसे समझें कि क्लियर कवर ना हाई नीचे तक होता है, तो क्लियर कवर से छड़ के सेंटर पर पहुंचने का मतलब उसके आधे पर। तो सिंपल सी बात है, क्लियर कवर में ये जो छड़ का आधा डाया है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बोला है कि इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट एज, रेनफोर्समेंट में इफेक्टिव कवर कहाँ होता है। देखिए यहाँ नीचे पूरा दिखाया गया है, प्रभावी जो कवर होता है वो सीधा सीधा किसके हाथ में होता है। देखिए यहाँ पे प्रभावी कवर वो छड़ के सेंटर तक है, तो शुद्ध वाले में आधा जोड़ेंगे छड़ का व्यास तो अपने आप आ जाएगा टोटल वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग रेस्पेक्टिवली। सबसे अभी कवर के बारे में जैसे ही हमने कोडल प्रोविजन पढ़ाया, एक लेक्चर आपका पढ़ा हुआ है आरसीसी का, जिन्होंने पेड बैच लिया है उसमें कोडल प्रोविजन नाम से, कोडल प्रोविजन आपको यूट्यूब पे भी फ्री मिल जाएगा कि कितना कवर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब का हिसाब किताब हमने कोडल प्रोविजन में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो आपका इसके लिए होता कितना है सबसे, अब देखिए हिसाब किताब की सबसे पहले किसका नाम लिया है, सबसे पहले नाम लिया है टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब। स्लैब में लगभग 15 mm, मतलब कम से कम क्लियर कवर 15, बीम में कम से कम 25 होता है, कॉलम में 40 होता है और फुटिंग में 75। और किसी भी केस में जब कंडीशन खराब हो, जैसे घर में बाढ़ उड़ आ गई है, तब भी कवर 75 mm तक जाइए, उससे ऊपर मत जाइए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं खटाखट से, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये तो तभी समझ में आएंगे जब आप जो है देखेंगे, मतलब पूरे पीडीएफ के साथ में इसको देखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको आप देखिए, पढ़ते रहिए, और यहाँ तक का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारा कवर वर का हिसाब किताब दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।